नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत चतुर्दशा पाठा जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस पाठ का नाम है। इस पाठ से हम ये जानकारी लेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने इस गणितीय पद्धति से इस गणित को विज्ञान में जोड़ा है। कैसे? आप सुबह उठते हैं, देखते होंगे कि सूर्य का निकलना, शाम होते हुए देखते हैं सूर्य का अस्त होना। ठीक है, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना आपने देखा होगा। फिर आपने देखोगे पृथ्वी को आपने देखा होगा कि पृथ्वी अचल दिखाई देती है। ठीक है, और जो सूर्य है वो चल दिखाई देता है। चल और अचल का मतलब है, चल का मतलब चलना, अचल का मतलब स्थिर रहना, रुका हुआ। हमें जो दिखाई देता है क्या वैसा है? इस पाठ में शिक्षा मिली। इन्होंने अपने गणित के माध्यम से एक चीज और, आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज की है। दशमलव मतलब पॉइंट। जब हम मैथ्स को फाइंड आउट करते हैं तो कुछ ऐसे उसमें व्यंजक आते हैं जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमको फाइंड करना हो। कैसे करना है उसकी खोज भी इन्होंने की है, पाई चार्ट वगैरह जिसको आप जानते हैं। ठीक है, तो ये उसके भी है। मैंने पहले ही बता दिया कि इन्होंने गणित को विज्ञान से जोड़ा है। आपने ग्रह के विषय में जाना होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, तिथियां क्या हैं, ऋतुएं क्या हैं। यदि हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, हम इनकी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, तो वास्तविक में हम अभी बहुत पीछे हैं। इन्होंने ये देखा, जिसमें आपको सिंपल तौर पे बताता हूँ कि एक महीना होता है 30 या 31 दिन का। यदि 30 या 31 दिन का महीना है तो उसमें 2 पक्ष होंगे। पहला जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में की जो तिथियां होती हैं, सेम तिथियां शुक्ल पक्ष में भी होती हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। अब कैसे? जैसे कृष्ण पक्ष का ही हम स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अब आप ये देखिए कि जो हमने अभी काउंट किया प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक, ठीक है, सेम सब कुछ वही रहेगा शुक्ल पक्ष में, लेकिन जहां अमावस्या होती है उसके जगह क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम इन चीज़ों का, हमें इसका ज्ञात नहीं है कि ऋतुएं क्या हैं, ये जो हमारे तिथियां क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, इन सब चीज़ों का भी हमें अवलोकन करना है, सबके विषय में भी हमें जानना है। और इन्होंने इसी के अनुसार इसकी गणना की कि हमारे ग्रह क्या हैं, इन ग्रहों का महत्व क्या है। आप राशि वगैरह देखते हैं, नाम के अनुसार जो आपके घर में पुरोहित आते हैं, पंडित जी आते हैं, जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है उस समय उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि इसका किस राशि में जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसके अनुसार इसकी राशि क्या होगी। ठीक है, इसका नाम उसके अनुसार क्या रखा जाए, फिर क्या होगा, क्या इसके लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या करने से इसकी राशि जो बिगड़ी हुई राशि है वो बन जाएगी। अनेक होते हैं। ये पुरोहित अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से उसको बताते हैं, क्योंकि उसे उनका ज्ञान है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं को भी के विषय में भी हमें जानना है। फिर जो हमारे हिंदी में जो दिन होते हैं उन दिनों के विषय में भी जानना है कि हमारा, बहुत से लोगों की ऐसी काउंटिंग होती है कि यदि आप पूछें सप्ताह में 7 दिन तो हैं, लेकिन कहाँ से कुछ लोग संडे से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वो संडे से है? मतलब रविवार से करते हैं, तो क्या वो रविवार से स्टार्ट होता है? नहीं है, लेकिन मानते हैं, सिस्टम में ही ऐसा बना हो। लोग बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका स्टार्ट है मंडे से और संडे में खत्म हो रहा। ठीक है, तो जो क्रम है उस क्रम को, सबका एक महत्व है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें जानना है। इन्होंने जो अपने खोज की तो उस खोज में उन्होंने बताया कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में
होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक लाइन ये बोली कि पृथ्वी चल है और सूर्य अचल है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि चल और अचल, चल का तात्पर्य चलना और चल का तात्पर्य है रुके हुए होना या ठहरे रहने, एक जगह स्थिर रहना, ये अचल है। हमें दिखाई क्या देता है? दिखाई भी यही देता है कि पृथ्वी अचल है, रुकी हुई है, और सूर्य हमें चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। ठीक है, ये इन्होंने एक खोज की। जब इन्होंने ऐसा बताया लोगों को कि ऐसा नहीं, ऐसा है, किस प्रकार कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, तो किसी ने इनके बातों का विश्वास नहीं किया। बोले क्या बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा। हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो हम जो अपने आंखों से देखते हैं उसे मानेंगे कि इनकी बातों को मानेंगे? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि पृथ्वी अचल है और सूर्य चल है, तो उनकी बातों को किसी ने नहीं मानना। उन्होंने बहुत तर्क दिया, बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उनकी बातों को नहीं माना। उसके पश्चात वो हार नहीं माने, थके नहीं, पीछे नहीं हटे, अपने काम में लगे रहे। उनका उद्देश्य था कि यही सत्य है और एक न एक दिन इन सबको मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, या जो सत्य है उस सत्य को इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और उस सत्य को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अथाह परिश्रम किया, उस परिश्रम में करते रहे, उससे कभी पीछे नहीं हटे। और एक समय ऐसा आता है कि एक उन्हीं के जैसे एक व्यक्ति ने ये सिद्ध किया कि हाँ, सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है। और जब उनकी बातों को लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो उन्हीं में से जो पब्लिक थी, जो लोग थे, जो समाज के लोग थे, उन्हीं में से किसी एक ने कहा कि यही बात तो आर्यभट्ट ने भी कही थी, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। फिर लोग उनके पास गए, उनको बुलाए, उनसे संपर्क हुआ। फिर उन्हें जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह का नाम जब नामकरण हुआ, उन्होंने उनका नाम पहला ग्रह रखा। आर्यभट्ट जो है प्रथमो, हमारे संस्कृत में लिखा है कि जो हमारा पहला ग्रह है वह आर्यभट्ट है। आर्य मतलब उन्होंने उस ग्रह का नाम ही रखा कि पहला जो ग्रह था वो आर्यभट्ट था, उपग्रह सॉरी। ठीक है, तो ये उसका क्यों हुआ, उनके इसकी उपाधि क्यों मिली, उन्हें इस उपग्रह की उपाधि क्यों मिल गई? वो इसलिए मिल गई कि जो पहले से बात कह रहे थे, लोगों ने पहले समझा नहीं, बाद में उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, और यही सच है। अब जो दूसरी बात आती है, आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या माजरा है, उसे भी हमें समझना है। आप लोग जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो सामान्य तौर पर इतना तो जान रहे हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका भी उन्होंने तर्क दिया। आपने देखा होगा जो गेंद होती है, गेंद जो होती है कैसी होती है, आप समझ रहे हो कि एक गोल होती है, उस गोल में जब उसकी छाया रुक जाती है, तो उस छाया के रुकने से ऐसा माना जाता है कि अवरुद्धते, छाया के रुकने से, जब उसमें छाया, जैसे सूर्य की रोशनी आई और उसमें छाया, जब बाल उसमें पृथ्वी का जो आकार ऐसे होता है, जब उसमें रुक जाता है तो वहां तक प्रकाश नहीं पहुंचता, उसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ऐसे ही चंद्र ग्रहण होता है। तो ये जो ग्रहण का तात्पर्य है कि जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, ये इसकी बात हो गई। दूसरा आप देखते हैं कि जब आप छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे, क्लास 6-7 में कहीं लिखा था एक पाठ में कि जो कन्याकुमारी हमारा संगम कहा गया है, वहाँ सूर्य का निकलना और सूर्य का या तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का निकलना दोनों एक साथ दिखाई देता है। सूर्य का अस्त होना, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और चंद्रमा पूर्व दिशा में निकलता है। तो जब दोनों मतलब एक निकलता है, चंद्रमा का निकलना होता है, सूर्य का अस्त होना होता है, ये दोनों पूर्णिमा के दिन एक साथ दिखाई देता है।
एक तिथि होती है पूर्णिमा, उस पूर्णिमा के तिथि के दिन दोनों को एक साथ दिखाई देता है। अब कल्पना कीजिए, बहुत से लोग, हम उनमें से एक हैं, जो कन्याकुमारी गए हैं और अपने आंखों से भी देखे हैं, तो क्या वास्तविक में सूर्य वहां अस्त हो रहा है या चंद्रमा निकल रहा है? ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन प्रतीत ऐसा ही होता है कि उस समुद्र से चंद्रमा का निकलना दिखाई देता है और सूर्य का अस्त होना युगपत्यो, युगपत्यो मतलब एक साथ दिखाई देता है। उसी को लोग देखने के लिए जाते हैं। तो माना ऐसा जाता है कि ये सब चीजें क्रमशः होती हैं, उस पर हमें क्या करना है? विचार करना है। जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उसका साइंटिफिक रीजन है, हमें उसको मानना है। और आर्यभट्ट जो थे, इसकी खोज किए, इसके उन्होंने ग्रह उपग्रह की जानकारी दिए और लोगों का उन पर विश्वास हुआ और अंत में उन्हें पहला उपग्रह नाम भी दिया गया। ठीक है। फिर जो इनके रहने की जो बात बताई गई है कि इनका जन्म स्थान, क्योंकि क्लियर सबका जन्म स्थान एक पता चल जाता है कि इनका है, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो पता नहीं हुआ, तो संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो कर्म भूमि है वो पाटलिपुत्र के आसपास की मानी जाती है। ठीक है। तो ये पाठ हमें ग्रहों की, उपग्रहों की, नक्षत्रों की और जीवन से जुड़े उस, जैसा मैंने आपको बताया कि चल और अचल, किसका कौन चल है कौन अचल है, ये सब चीज़ें इस पाठ से हमको जानकारी मिली है। मैं आशा करूँगा कि इस पाठ को हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो छोटी छोटी आपको कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है और समय रहते उसकी हमें जानकारी लेनी है। धन्यवाद।